अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये नारा दिया गया कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज होगा, लेकिन इस तहरीक के कामयाब होने पर न सिर्फ ये कि मुल्क हासिल हुआ बल्कि उनको इक़्तिदार भी मिला और ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज न हो सका। फिर 1973 के आइन में उस वक्त के चंद उलमा की कोशिशों और काविशों से और बहुत छोटी सी जमात ने ये चीज़ आइन में तस्लीम करवाई कि पाकिस्तान का और रियासत का ममलकती मज़हब इस्लाम है। कुरान और सुन्नत के मुग़ायर और मुखालफत में कोई आइन और क़ानून नहीं बनेगा। अब सवाल यह है कि कितने आइन और क़ानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ बने और कितने हमायत में बने, ये अलहदा बहस है, इंशाअल्लाह इस पर भी बात होगी। और ये एक रियासत इसकी हौसला अफजाई करेगी कि सियासी तौर पर अपने नज़रियात की बालादस्ती की जद्दोजहद करने के लिए हर एक को बराबर का हक़ हासिल है। अलबत्ता रियासत इस चीज़ को कतन कबूल नहीं करेगी कि कोई भी शख्स या कोई भी तबका अपने नज़रियात की बालादस्ती के लिए बज़ोर बाजू हमला आवर होने की कोशिश करे। 1973 के बाद सियासी तौर पर जद्दोजहद को बहुत से उलमा ने जायज़ भी करार दिया और इसी को मंजिल और मकसद करार दिया, लेकिन बहुत से तबक़ात ऐसे थे जो बज़ोर बाजू यानी शरीयत के नफाज के लिए कोशिश में मसरूफ़ रहे। चनाचे वो तबक़ा जो बज़ोर बाजू शरीयत को नाफज करने का हामी था, उसने भी अपना पहला टारगेट उन उलमा और उन तबक़ात को बनाया जो सियासी तौर पर जद्दोजहद के ज़रिए से इस्लाम के नफाज का कायल था। और दूसरी तरफ सेकुलर तबका था जो दीन इस्लाम को बतौर निज़ाम और रियासत के इज्तमाई मामलात में मुदाखलत से गुरेज़ां रखता है। उसकी भी तनकीद का हदफ बराह रास्त वो उलमा और वो सियासी क़ुव्वत थी जो इस्लाम को बतौर निज़ाम और बतौर दीन रियासत में कायम और बालादस्त होना देखना चाहती थी। सियासी तौर पर मज़हब की इजारादारी के लिए कोशिश करने वालों को दोनों अतराफ से सख्त तरीन दबाव का सामना रहा और हमेशा से रियासत ने उस तबके की पोश्तपनाही की कि जो दीन के नफाज की बात न करे बल्कि सेकुलरिज्म की तरफ कायल और मायल था, उसी को रियासत की पुश्तपनाही हासिल रही। रियासत ने हमेशा अपने तमाम तर वसाइल उन्हीं को दिए और इस सूरत में उनको इक़्तिदार भी मिला, लेकिन सोशलिज़म कायम नहीं हो सका। किसी यानी पूरे पाकिस्तान में और पूरी रियासत में रोटी कपड़ा और मकान का नारा अपनी कामयाबी को न पहुंच सका। लेकिन इनसे किसी ने सवाल नहीं किया कि आपको इक़्तिदार भी मिला, आपको रियासत में एक नहीं कई बार इक़्तिदार मिला, आप रोटी और कपड़ा मकान क्यों मुहैया नहीं कर सके। दूसरी तरफ इसी सेकुलर तबके में से एक जमात उठी और मजहबी वोट हासिल करने के लिए उन्होंने न सिर्फ बड़े बड़े धरने दिए बल्कि मदीना की रियासत के क़याम का दावा और नारा भी लगाया। लेकिन उनको भी इक़्तिदार मिलने के बाद न मदीना की रियासत बन सकी और न उनका वो दावा और नारा लोगों को अमली तौर पर सामने नजर आया। लेकिन लोग इनसे भी सवाल नहीं करते। न रोटी कपड़ा और मकान वालों से सवाल है कि आपको इक़्तिदार मिलने के बाद आपने क्या दिया रियासत के लोगों को रोटी और कपड़े और मकान की सूरत में, और न मदीना की रियासत के क़याम का दावा करने वालों को लोगों ने उनसे सवाल किया कि आपको इक़्तिदार भी मिला, फिर आपने मदीना की रियासत कायम क्यों नहीं की। लेकिन सवाल किया जाता है, तनकीद की जाती है तो उन चंद उलमा पर और उन छोटे से तबके पर जिसके पास महज असम्बली में 5 से 10 सीटें होती हैं और जिनके पास यानी एक छोटी सी तादाद होती है। वो अपनी उस तहरीक को उसको बका के लिए उनकी जंग करना पड़ती है उन्हें। उससे हमें हमेशा एतराज़ रहता है कि ये जो धरना देते हैं, ये क्यों धरना देते हैं जी, ये धरना गैर इस्लामी है, ये इस्लामाबाद के लिए धरना देते हैं, ये गैरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एतराज़ किया जाता है, पर गैरों के लिए वो इस्तेमाल हुए हैं कि जिनकी बदमाशी और गुंडागर्दी की वजह से न सिर्फ ये कि मुल्क की कीमती अमलाक को नुकसान पहुँचा बल्कि उन हसास मकामात तक उनकी बदमाशी और गुंडागर्दी पहुँची जहाँ तक इंडिया जैसा दुश्मन नहीं पहुँच सका। इंडियन मीडिया चिल्ला रहा है और खुशियां मना रहा है कि जहां तक हम नहीं पहुंच सके वहां पर इनके मुकामी दहशतगर्द पहुंच चुके हैं। और दाढ़ी और पगड़ी की सूरत में जीएचक्यू पर हमला आवर हो तो उसे उसी वक्त ज़मीन बोस कर दिया जाता है, लेकिन दाढ़ी और पगड़ी के बगैर हमला आवर जीएचक्यू पर हो तो उसके लिए रियासत सोचती है कि अब इस पर मुकदमा कायम किया जाए या न किया जाए। कोर कमांडर हाउस पर हमलावर दाढ़ी और पगड़ी की सूरत में आता तो उसी वक्त उसके पर खच्चर उड़ा दिए जाते, लेकिन हमलावर दाढ़ी और पगड़ी से के बगैर थे, इसलिए कोर कमांडर को भागना पड़ा।
اور اس سے بڑھ کر المیہ یہ کہ ریاست کا سب سے بڑا انصاف کا ادارہ، اس کا چیف 60 ارب کی کرپشن کے ملزم کو اور پورے ملک میں آگ لگا کر آنے والے کو ویلکم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، اور مجھے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اس طرح کے جملے اور دعائیں دیتا ہے، یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ریاست مجموعی طور پر اس چیز کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ اس کے اوپر بزور بازو شریعت کے نفاذ کے دعوے دار ہوں یا بزور بازو کسی اور نظریات کے دعوے دار ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اگر سیاسی طور پر جد و جہد کو ریاست یعنی پشت پناہی کرتی اور ہر ایک طبقے کے لیے برابر کھیلنے کا موقع دیتی تو آج ریاست کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج ریاست کو اس طرح اس کی چولیں نہ ہل جاتی، اس طرح ریاست آج تقسیم در تقسیم کے مراحل سے نہ گزرتی، اور اس طرح لوگوں پر مہنگائی کا طوفان نہ برپا ہوتا۔ اس لیے کہ جب ریاستی ادارے مداخلت کر کے، جب ریاستی ادارے اپنی تمام تر کوششیں صرف کر کے کسی ایک طبقے کو برسر اقتدار لانے کی کوشش میں مصروف ہوتی ہیں، تو پھر اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ریاست کو، جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ریاست کو ہوتا ہے بلکہ غریب عوام دن بدن مجبوریوں کی صورت میں اور قسم پرسی اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کرے کہ سیاسی طور پر جد و جہد کرنے والے وہ مذہب کے نام پر ہوں یا سیکولرزم کے نام پر ہوں یا سوشلزم کے نام پر ہوں، سب کو برابر کھیلنے کا موقع ملنا چاہیے، اور بزور بازو اپنے نظریات کی بالادستی کی کوشش کرنے والے وہ کسی بھی صورت میں ہوں، ان کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے۔ ریاست کو جس طرح کی دہشت گرد داڑھی اور پگڑی کی صورت میں ہو یا داڑھی اور پگڑی کے بغیر ہو، دونوں کے ساتھ یکساں ٹریٹ کرنا چاہیے۔